मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र एसएमई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। हमने पिछले वीडियो व्याख्यान में आपको पश्चिम कण का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं के बारे में बताया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है पश्चिमीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन तथा पश्चिमीकरण का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव, जो इस प्रकार से है। भारत में अंग्रेजों के लगभग 150 वर्षों के शासन के कारण भारतीय ग्रामीण एवं नगरीय समाज एवं संस्कृति में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। भारतीयों के खान पान, रहन सहन, प्रथा, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं तथा संस्कृति के क्षेत्र में घटित होने वाले परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, खान पान एवं रहन सहन में परिवर्तन। पश्चिमीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन तथा पश्चिमीकरण का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव। इसका फर्स्ट पॉइंट है खान पान एवं रहन सहन में परिवर्तन, जो इस प्रकार से है। अंग्रेजों के संपर्क के कारण भारतीयों के जीवन में खान पान एवं रहन सहन में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं तथा परंपरागत व्यवस्था में ब्राह्मण एवं उच्च वर्ग के व्यक्ति शाकाहारी थे और वे आज वर्तमान समय में मांस एवं मदिरा का सेवन नहीं करते हुए देखे जाते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। कई प्रकार के कंदमूलों जैसे आलू, लहसुन, प्याज, चुकंदर आदि का प्रयोग भी ब्राह्मण लोग नहीं किया करते थे, लेकिन वर्तमान समय में वो भोजन करने से पूर्व अनेक प्रकार के खाद्यान्न में परिवर्तन देखने को मिलता है। भोजन करने से पूर्व स्नान किया जाता था और आंगन को लीप कर शुद्ध करके सूत्र वस्त्र पहनकर भोजन किया जाता था, लेकिन अंग्रेजी प्रभाव के कारण अब सभी जातियों के व्यक्ति मांस, मदिरा, अंडे आदि का सेवन करते हुए देखे जाते हैं एवं सभी प्रकार के जमीकंद जैसे आलू, लहसुन, प्याज, चुकंदर आदि का प्रयोग भी सभी लोग कर रहे हैं तथा भोजन करने से पूर्व स्नान करना और शुद्ध वस्त्र धारण करना आवश्यक नहीं समझा जाता है। अब कुर्सी पर बैठकर तथा टेबल पर भोजन किया जाने लगा है और हाथ के स्थान पर कांटे हुए चम्मच का प्रयोग किया जा रहा है। कप, प्लेट तथा स्टेनलेस स्टील जैसे बर्तनों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। अब हम भोजन करते समय जूते उतारना आवश्यक नहीं समझते हैं, क्योंकि होटल व जलपान घरों में बना हुआ भोजन, चाय, कॉफी, बिस्कुट, केक, आइसक्रीम, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन आदि का जब भी लोग जो सेवन खूब तरीके से भरपूर कर रहे हैं, जबकि पहले इन सब से परहेज रखा जाता था। सिगरेट आदि का प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है और लोग धोती कुर्ते के स्थान पर पैंट, कोट व शर्ट व हैट का प्रयोग करने लगे हैं एवं बाल रखने का भी प्रचलन बढ़ा है। महिलाएं भी लहंगा, साड़ी के स्थान पर जींस, मैक्सी गाउन एवं टॉपलेस वस्त्र धारण करने लगी हैं और जूड़े एवं बाब कट बाल भी रखने का प्रचलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सौंदर्य प्रसाधनों का भी अधिक प्रयोग देखने को मिलता जा रहा है। दैनिक बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग प्रतिष्ठा सूचक माने जाने लगा है, जैसे मम्मी, पापा, डैडी, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय आदि शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है। पश्चिम शैली से रहना, मकानों को सजाना, रेडियो, टेलीविजन, टेप, फ्रिज एवं रसोई घर में कुकर, स्टोव, गैस चूल्हा तथा हीटर, फिल्टर, मिक्सी आदि का प्रयोग गौरवपूर्ण माना जाने लगा है। सेकेंड पॉइंट है सामाजिक जीवन और संस्थाओं में परिवर्तन, जो इस प्रकार से है। सामाजिक जीवन और संस्थाओं में परिवर्तन। पश्चिमीकरण के कारण भारतीयों के सामाजिक जीवन एवं संस्थाओं में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, विवाह तथा महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है जाति प्रथा में परिवर्तन। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में जाति प्रथा का कठोर रूप पाया जाता था। जाति व्यवस्था में संस्तरण भी पाया जाता था, जिसमें विभिन्न जातियों की स्थिति ऊंची एवं नीची मानी जाती थी। जातियों में परस्पर खान पान एवं मेलजोल पर पूरी तरह प्रतिबंध था। छुआछूत की प्रथा का भी प्रचलन देखने को मिलता था। प्रत्येक जाति का अपना एक
वंश परंपरागत व्यवसाय हुआ करता था और विभिन्न जातियां जजमानी प्रथा द्वारा एक दूसरे की सेवा भी करती थी। एक जाति का व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करता था। प्रत्येक जाति की पंचायत भी हुआ करती थी जो अपने सदस्यों को जातीय नियमों का पालन करवाती थी और उनका उल्लंघन करने पर उनको दंड भी देती थी। लेकिन वर्तमान समय में अनेक प्रकार के औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण यातायात एवं संचार के साधन रेल, बस, एरोप्लेन आदि के द्वारा एक दूसरे से नज़दीकियां बढ़ गई और अनेक कारखानों एवं कार्यालयों में सभी जातियों के लोग एक साथ काम करते हैं, साथ साथ भोजन करते हैं, जिससे जाति व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है और जाति के जो कठोर नियम थे उनमें काफ़ी शिथिलता देखने को मिलती है। सेकंड पॉइंट है विवाह में परिवर्तन। परंपरागत हिंदू समाज में एक व्यक्ति अपनी जाति में विवाह करता था और विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति भी नहीं हुआ करती थी एवं बाल विवाह का प्रचलन अधिक था। बहुविवाह, कुलीन विवाह तथा कन्यादान की प्रथा पाई जाती थी और विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता था तथा तलाक का प्रचलन नहीं था। विवाह में सैपिंड, प्रेवर और सैगोत्र के नियमों का पालन किया जाता था, अर्थात इनमें से किसी भी समूह के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। लेकिन पश्चिमी के विचारों, मूल्यों, आदर्शों ने विवाह के नियमों में कई परिवर्तन किए हैं। बाल विवाह कम हुए हैं और विलंब विवाह होने लगे हैं और विधवाओं को पुनर्विवाह की छूट मिली है तथा अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह एवं कोर्ट मैरिज होने लगी हैं, जो पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण ही ऐसा होने लगा है। परिवार में परिवर्तन। भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व संयुक्त परिवार का प्रमुख स्वरूप पाया जाता था, जिसमें 3-4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे और परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया हुआ करता था। सभी एक साथ भोजन करते थे, सभी पूजा पाठ में सामूहिक रूप से भाग लेते थे, सबकी संपत्ति सामूहिक होती थी और परिवार का वह वृद्ध व्यक्ति जो मुखिया होता था उसका आदेश का सभी लोग पालन करते थे। लेकिन पश्चिमीकरण के प्रभाव ने उस संयुक्त परिवार को पूरी तरह से खंडित कर दिया है और उनका पतन होता जा रहा है, टूटते जा रहे हैं और वर्तमान समय में केवल छोटे परिवार ही देखने को मिलते हैं, जिसमें पति पत्नी और उनके छोटे अविवाहित बच्चे को देखने को मिलते हैं, जो भी पश्चिमीकरण का प्रभाव माना जाता है। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। पश्चिमीकरण के कारण महिलाओं की स्थिति में एवं उनकी सामाजिक परिस्थिति में अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि पहले महिलाओं को शिक्षा इतनी नहीं दी जाती थी, लेकिन पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण महिलाओं भी शिक्षा में पुरुषों से ज़्यादा अग्रणी और आगे बढ़ गई हैं और उन्होंने भी अच्छे उच्च पदों पर IAS, RS, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं अच्छे उच्च पदों पर पहुंचकर पुरुषों से भी ज़्यादा अच्छा कार्य कर रही हैं, जो भी एक पश्चिमीकरण का प्रभाव भी माना जाता है या एक आधुनिक भारत का प्रभाव भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक जीवन में परिवर्तन। धार्मिक जीवन में परिवर्तन। अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत में अनेक धार्मिक अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग आदि का प्रचलन पाया जाता था और धर्म के नाम पर यहाँ अनेक प्रकार की बुराइयां पनप रही थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, देवदासी प्रथा, छुआछूत, विधवा पुनर्विवाह निषेध, मानव बलि, पशु बलि, पर्दा प्रथा, मृत्युभोज आदि बुराइयों का संपूर्ण भारत में बोलबाला था और इन सभी की पुष्टि धार्मिक आधार पर की गई थी। लेकिन पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से अब इनमें काफ़ी शीतलता देखने को मिलती है और उन अंधविश्वासों में कमी आई है और वर्तमान समय में सती प्रथा नहीं होती है, बाल विवाह पर भी पूरी तरह रोक है, जाति प्रथा में भी शीतलता देखने को मिलती है एवं विधवा पुनर्विवाह भी होने लग गए हैं, जो पश्चिमीकरण का प्रभाव ही माना जाता है। राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में रियासतें तथा रजवाड़े हुआ करते थे और छोटे छोटे भू क्षेत्रों पर सामंतों का शासन हुआ करता था और प्रत्येक गांव में एक पंचायत हुआ करती थी जो गांव का शासन संबंधी कार्य करती थी और शासन कार्य में धार्मिक नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में भारत में प्रजातंत्र शासन व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि प्रजातंत्र शासन वह है जो जनता के लिए जनहित में शासन प्रजातंत्र शासन कहलाता है।
जो आज वर्तमान समय में भारत में प्रजातंत्र शासन चलता है, जो भी एक पश्चिमीकरण का प्रभाव के रूप में देखने को मिलता है। जबकि अंग्रेजों के शासनकाल में यानी नौकरशाही का बोलाबाला प्रमुख रूप से हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य एवं कला के क्षेत्र में परिवर्तन। पश्चिमीकरण का भारतीय साहित्य पर भी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य विश्व प्रसिद्ध समृद्ध साहित्य माना जाता है। अंग्रेजी भाषा के द्वारा भारतीय विद्वान विश्व के अनेक साहित्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में समर्थ हुए और हिंदी तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं के साहित्य में भी वो समृद्ध हुए पाए जाते हैं। अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्दों का प्रयोग भारतीय द्वारा किया जाने लगा है। हिंदी में कहानियों, उपन्यासों, लेखों तथा गद्य साहित्य का प्रयोग बढ़ा हुआ माना जाता है। भारतीय लेखकों ने लेखन में पश्चिमी शैली का प्रयोग भी देखने को मिलता है। एवं ललित कला के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन जो देखने को मिलते हैं, जिनमें सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए अंग्रेजों ने सरकार में एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की थी, जो अलग अलग प्रकार के इमारतों, मंदिरों, भारतीय तथा पाश्चात्य कला दोनों में ही अभिनव मिश्रण देखने को मिलता है, जो भी पश्चिमीकरण का प्रभाव का ही रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन। क्योंकि परंपरागत भारत में शिक्षा की प्रणाली गुरुकुल प्रणाली मानी जाती थी और वो प्रचलित भी थी। शिक्षा सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, वरन एक विशेष जाति ब्राह्मणों तक ही सीमित हुआ करती थी। अन्य लोग अपने जाति व्यवसाय की ही शिक्षा ग्रहण करते थे और वे भी अपने परिवार में ही किया करते थे। किंतु जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्हें राजकाज चलाने के लिए अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबुओं की आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की, जिसके कारण धीरे धीरे सभी लोगों शिक्षित हुए। लॉर्ड मैकाले ने भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी, जो भी एक पश्चिमीकरण का प्रभाव ही था। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि सभी जाति धर्मों के लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षित हैं और अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी एक पश्चिमीकरण का प्रभाव ही देखने को मिलता है। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। अंग्रेजों के भारत में आने से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जो कृषि एवं कुटीर व्यवसाय पर आधारित थी और प्रत्येक गांव लगभग एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर इकाई माना जाता था या देखने को मिलता था। गांव में उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ही हुआ करता था। सामाजिक एवं साप्ताहिक हाट एवं बाजारों या मेलों के अवसर पर आसपास के लोग अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए वहां जाते थे तथा मानव भी अनेक प्रकार के वहां मेलों में जाकर अनेक प्रकार की वस्तुएं आवश्यकता अनुसार खरीदा करते थे। लेकिन वर्तमान समय में ये पूरा औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के द्वारा इसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है और उनकी जगह हाट बाजारों की जगह मॉल जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है। मानवतावाद। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास का मत है कि पश्चिमीकरण ने भारत को मानवतावादी मूल्य भी प्रदान किया है, क्योंकि मानवतावाद का अर्थ है किसी धर्म, जाति, लिंग, आयु या स्थिति को ध्यान में रखे बिना सभी लोगों के कल्याण में सम्मान रुचि रखना है। प्राचीन भारत में प्रचलित कानूनों में सम्मान अपराध के लिए सम्मान दंड की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वर्तमान समय में धर्म, जाति, पद के आधार पर अलग अलग प्रकार का दंड दिया जाता है, जो भी पश्चिमीकरण का प्रभाव का असर है। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में पश्चिमीकरण एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।